हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज पढ़ेंगे हम लोग 19 नवंबर का करंट अफेयर्स। यदि आप लोग पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल यानी एस पीडीएफ, एस ऑफिशियल पीडीएफ। इसके आगे पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे एस पीडीएफ वाला एस ऑफिशियल का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक है, डेली का डेली 15 मिनट क्लास से 15 मिनट बाद आपको करंट अफेयर्स की क्लास वहाँ पे पीडीएफ के द्वारा मिल जाती है। तो चलिए साथियों, सभी को राधे राधे, मॉर्निंग सत श्री अकाल। ठीक है, तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? खालिस्तान है का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक पहुंच से समझौता आरएए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता हुआ है, देश ने किया? तो देश ने एक मुकाबला किया है पारंपरिक पहुंच से समझौता। ठीक है, आरआरए और जापान यानी चीन और जापान ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए साथियों? चीन ने। ठीक है, चीन देश ने। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर, कब किया है? 17 नवंबर 2020 को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक पहुंच समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन से जो समझौता हुआ था? तो समझौता आ सकता है पेपर में। पारंपरिक पहुंच समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? चीन ने। यह 1960 के बाद अपने संप्रभु क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला जापान का पहला समझौता होगा। और ये साथियों की बात करते हैं तो साथी, ये पहला समझौता होगा किसका? जापान का। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। तो इसने 1960 में अमेरिका के साथ और 2009 में जिबूती के साथ एक स्थित बल पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जापान और अमेरिका की स्थिति के समझौते को नवीनीकृत करने का मार्ग प्रस्ताव करेगा। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। खालिस्तान है किसने किसने अपने आपातकालीन उपयोग सूची में एनओपीवी एनओपीवी टू वैक्सीन टीकाकरण को जोड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की बात करें साथियों, तो एनओपी टू वैक्सीन किसने जोड़ा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोगी की सूची में एनओपीवी 2 वैक्सीन टीका को जोड़ा है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो डब्ल्यूएचओ ने अपने आपातकालीन उपयोग सूची में एक टीकाकरण जोड़ा है। टीका इंडोनेशिया के बायोफार्म द्वारा बनाया गया है और NOPV2 है, जो कि यह वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस स्ट्रेन का इलाज करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, यह अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों में 2010 और 2019 के बीच वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के बढ़ते मामलों के कारण किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की माने तो मई 2020 और 1961 से शुरू होने वाले कुल 149 रोगक्षम अपर्याप्त वैक्सीन पोलियो वायरस के मामले सामने आए हैं। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन की। मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या है साथियों? तो मस्तिष्क विकार साथियों क्या होता है? जब मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक मस्तिष्क विकार होता है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है। मिर्गी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक मस्तिष्क विकार होता है जहां मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं, यानी बिल्कुल काम करना नहीं होती हैं, और जिसमें बार बार होने वाले दौरे का सामना करना पड़ता है
और व्यवहार संवेदनशीलता की बात करें तो कभी कभी जागरूकता का नुकसान भी हो जाता है। यह सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है, यानी किसी भी महिला और किसी भी पुरुष को भी हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी से पीड़ित हैं और जिनमें से 80% विकसितशील देशों में भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अच्छे देश हैं वहाँ पे 80% भी मिर्गी से पीड़ित लोग हैं। मिर्गी के बारे में बात करें तो जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIMPMA ने किसको विश्व के साथ समझौता किया है, विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। कब किया है? तो 16 नवंबर 1920 को विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो समझौते के तहत विश्व बैंक DIPAM को परिसंपत्ति की मुद्राकरण के लिए सलाहकार सेवाएं दी जाएंगी और DIM की निवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के नॉन कोर एसेट गैर जरूरी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति की 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की मृत्यु वाली भूमि वाली, है ना, भूमि वाली ज्यादा की मूल्य वाली या भूमि वाली बिक्री की जिम्मेदारी संभाला जाएगा। LIC की माने तो अल्पसंख्यक दांव बेचने की योजना भी शुरू की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक संपत्ति को कम या आपयुक्त बनाकर राजस्व के स्रोतों का बनाया जाएगा, जो मतलब वहां के नियम होते हैं उनके अनुसार चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रोजेक्ट की बात करें साथियों तो जारी केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की गैर जरूरी परिसंपत्तियों के निवेश प्रक्रियाओं को शुरू करने में उसमें तेजी लाना है। यह मामूली रूप से उपयोग की गई संपत्तियों के मूल्यों का अनलॉक करने में सहायता करेगी। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? बुरसा मुंडा जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये साथियों 15 नवंबर को मनाई जाती है। कौन से? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इनके बलिदान और योगदान को याद करने के लिए उनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। झारखंड ने 15 नवंबर को अपना राज्य दिवस मनाया गया था। अब बात करते हैं यहीं पे झारखंड दिवस कब मनाया जाता है। तो झारखंड दिवस पहली बार 15 नवंबर को मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य दिवस प्रतिवर्ष भी मनाया जाता है। वह एक बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुंडा जनजाति के थे। उन्हीं के नाम पर आज 15 नवंबर को राष्ट्रीय जयंती मनाई जाती है। ठीक है, उन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है पृथ्वी पिता। ठीक है, और किन्हें जाता है? मुंडा को क्या जाना जाता है साथियों? धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। और धरती अब्बा का जो अर्थ होता है साथियों पृथ्वी पिता। 19वीं शताब्दी के दौरान झारखंड और बिहार बेल्ट में पैदा हुई सशस्त्रावधि आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली का आधारित पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में सेक्स के अनुपात प्रति हजार पुरुष पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या पर अदृष्ट प्रदान किया है।
अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य था। राज्य का लिंगानुपात 1084 था। मणिपुर में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो 757 था। नागालैंड की बात करें तो 965 के साथ दूसरे स्थान पर, 964 के साथ मिजोरम तीसरे स्थान पर, 963 के चौथे स्थान पर केरल, और 957 के लिंगानुपात के साथ कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों डिटेल में थोड़ा। तो अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और अहिंसा और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना और सांस्कृतिक व समुदाय में आपसी समझ को बढ़ावा देना। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने किस जिले में 3 लाख कितने जिले में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल परीक्षण शुरू किया है? तो कितने मजदूर, कितने जिलों में? 116 जिलों में। 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल परीक्षण शुरू किया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो कौशल भारत मिशन एक छात्र योजना है जिसे 2015 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास की बात करें तो प्रतिबंधित कार्यक्रमों में कई कौशल योजनाओं और योजनाएं शामिल होती हैं। गरीब कल्याण योजना, रोजगार अभियान द्वारा निर्देश कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने चिन्हित 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल परीक्षण शुरू किया गया है। यह पहल कोविड-19 युग में प्रवासी श्रमिकों को और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने पर केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE 125 दिनों में के भीतर कौशल परीक्षण के लिए इन जिलों में कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 2020 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया है? कितने वैज्ञानिकों का चयन किया है? तो 21 यानी 21 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST 2020 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए 21 वैज्ञानिकों को मनोनीत किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ निर्बाध शोध को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी जाएगी। यह भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हर साल युवा वैज्ञानिक को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित किया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी ने पिनसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित किया है? कौन सी पिनसर उत्प्रेरक प्रणाली को लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या लॉन्च किया साथियों? क्या लॉन्च किया? पिनसर उत्प्रेरक प्रणाली की शुरुआत की है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी ने के शोधकर्ताओं के अनुसार कुशल पिनसर उत्प्रेरक प्रणाली की शुरुआत की गई है जो प्रौद्योगिकी बायोमास कचरे को मूल्यांकन रसायन में बदल देगी। इन पिनसर उत्प्रेरक की छोटी मात्रा बार बार बड़ी मात्रा प्रौद्योगिकी अपशिष्ट जैसे ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड को और हाइड्रोजन में बदल देगी। इस तरह की उत्प्रेरक में कुशलता पूर्वक बायोएथिलीन कम ऊर्जा घनत्व वाले ईंधन को उच्च ऊर्जा घनत्व बुटानॉल
बुटानॉल में परिवर्तित करते हैं। औद्योगिक रूप में लाभकारी रसायनों में बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान उत्पादित ग्लिसरॉल और एथेनॉल जैसे मध्यवर्ती के रूपांतरण ने दुनिया भर में बहुत सी रुचि प्राप्त की है। चलिए साथियों, क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मस्त रहिए, सुस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत।